छात्रों को समझाने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। सख्त कार्रवाई के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी अब जेन जी स्टाइल में ही संदेश जारी कर रहे हैं। 23 जुलाई की देर रात जहां प्रधानमंत्री मोदी ने पहला वीडियो जारी किया जिसमें पेपर लीक पर अपनी बात रखी, सरकार की कार्रवाई का जिक्र किया और पेपर लीक रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। अब कल रात फिर प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरा वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने युवाओं को शुक्रिया कहा और कहा कि वो इसी तरह युवाओं से जुड़ते रहेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा। जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। तेईस जुलाई की रात 11:52 पर जब देश का युवा सोशल मीडिया पर एक्टिव था, ठीक उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो सामने आता है। ठीक उसी वक्त पीएम मोदी ने युवाओं तक पहुंचने के लिए ऐसा फॉर्मेट चुना जो उनकी नई डिजिटल लैंग्वेज का हिस्सा है। ना कोई भारी भरकम सेट, ना कोई औपचारिक संबोधन, बल्कि मोबाइल कैमरा, वर्टिकल फ्रेम और सीधा फ्रेंड्स। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। मन की बात या राष्ट्रीय संबोधन के पारंपरिक हाईटेक स्टूडियो सेटअप से बिल्कुल इतर पीएम मोदी का ये वीडियो अनफिल्टर्ड और रॉ अप्रोच की एक अनोखी मिसाल बनकर सामने आया। पीएम मोदी ने वो भाषा और फॉर्मेट चुना जिसे देश की जेन जी रोज इस्तेमाल करती है। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। मित्रों जैसे औपचारिक शब्द को छोड़कर फ्रेंड्स कहना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि युवाओं के दिल में उतरने की एक शानदार कोशिश थी। प्रोफेशनल कैमरों की जगह मोबाइल के वर्टिकल सेल्फी मोड में शूट किए गए 2 मिनट 55 सेकंड के इस मैसेज में कोई बड़ा स्टूडियो, हैवी लाइटिंग नहीं थी, बल्कि कमरे की नॉर्मल लाइट और आम इंसान जैसा सिंपल बैकग्राउंड था। जेन जी के कम अटेंशन स्पैन को ध्यान में रखते हुए इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट्स के फॉर्मेट में बनाई गई इस वीडियो की सहजता, करीब से लिया गया कैमरा एंगल और बेहद सरल भाषा ने इस वीडियो को किसी दोस्त की वीडियो कॉल जैसा सीधा और बेहद रियल बनाया। अब सवाल, क्या ये रणनीति काम कर गई? इसका जवाब सिर्फ राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं, सोशल मीडिया के नंबर्स में भी दिखाई दिया। पीएम मोदी ने जिस जनरेशन तक पहुंचने के लिए मंच की जगह मोबाइल चुना, भाषण की जगह रील चुनी, वो रील इंस्टाग्राम पर इतनी तेजी से फैली कि 24 घंटे के भीतर व्यूज का आंकड़ा कल्पना से भी आगे निकल गया। इंटरनेट की दुनिया में अब तक 24 घंटे में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वीडियो का वर्ल्ड रिकॉर्ड ग्लोबल यूट्यूबर आई शो स्पीड और कोरियन बैंड बीटीएस की रील के नाम था, जिसे 30 करोड़ व्यूज मिले थे। लेकिन 23 जुलाई की रात पीएम मोदी की एक रील ने इस ग्लोबल रिकॉर्ड को इतिहास बना दिया। पीएम मोदी के वीडियो को 24 घंटे में कुल 307 मिलियन लोगों ने देखा, यानी आंकड़ा 30.7 करोड़ को पार कर गया, जिसने दुनिया भर में बने पिछले सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए। महज 24 घंटे में 30.7 करोड़ से ज्यादा व्यूज वाले इस अभूतपूर्व समर्थन के बाद कहानी खत्म नहीं हुई। पहले वीडियो के बाद पीएम मोदी ने एक और वीडियो पोस्ट किया और युवाओं को उनके प्यार, समर्थन और सुझावों के लिए धन्यवाद दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।
कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। यानी पहले वीडियो के बाद आया दूसरा वीडियो। एक तरह से डिजिटल कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश थी। साफ है, जेनजी को साधने का पीएम मोदी का ये सेल्फी दांव न सिर्फ कनेक्ट कर गया बल्कि डिजिटल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। बड़ा सवाल यही है कि छात्रों के संग्राम पर आज पूर्ण विराम लगेगा कि नहीं। मेरे साथ बीजेपी और कांग्रेस के दोनों हमारे गेस्ट लगातार जुड़े हुए हैं। अंश, आप बोल रहे थे और मैंने आपको वादा किया था मैं आपके पास वापस आऊंगा। बस मैं एक सवाल ऐड करना चाहता हूं जो के शर्मा साहब ने एकदम आखिर में बोला, और उन्होंने ये आरोप लगाया कि छात्रों के आंदोलन को हाईजैक क्यों कर रहे हैं। कोटा से शुरू किया था छात्रों की गूंज, फिर राहुल गांधी किसी कारणवश बाहर चले गए थे, वो आप बेहतर जानेंगे क्या करने गए थे, वापस आए, देहरादून गए, पार्लियामेंट आए, उसके बाद जंतर मंतर पर जाकर के सीजेपी के स्टूडेंट्स को जो वहां पर प्रोटेस्ट पर बैठे हैं उनको समर्थन देने की बजाय अचानक ही एक पैरेलल कांग्रेस का प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है और प्रधानमंत्री के घर के बाहर आप बैठ जाते हैं। बच्चों के आंदोलन को आप क्यों हाईजैक कर रहे हैं? ये आरोप है बीजेपी का। मुझे समझ में नहीं आ रहा के शर्मा जी चाहते क्या है कि विपक्ष अपना काम ना करे। के शर्मा जी क्या चाहते हैं कि विपक्ष छात्रों के मुद्दे को ना उठाए, पेपर लीक होता रहे, विपक्ष अपने घर पे हाथ धर के बैठे रहे। फिर कहेंगे कि नेता विपक्ष जी तो अरे देखो छुट्टी पे चले गए, नेता विपक्ष तो कुछ करते ही नहीं। अरे नेता विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के घर पे जाके बैठ के उनको कह रहे हैं कि जवाबदेही, भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो, उनको जवाबदेही बना है, तो आप कह रहे हो कि भाई कि राहुल गांधी उनका हाईजैक करने का काम करे। मैं अपनी पहली बात को पूरी कर लेता हूं। तो अभी तक मुझे ये नहीं बता पाएंगे के शर्मा जी की राधाकृष्ण कमेटी की 2 साल हो गए, अभी तक एक रिकमेंडेशन को लागू क्यों नहीं हुई। ये नहीं बता पाएंगे कि भाई 2024 में पेपर लीक हुआ था, उसका जो मास्टरमाइंड था जिनको इनकी सरकार ने पकड़ा था, संजीव मुखिया, उसको 2-3 दिन पहले सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी, कह दिया कि हमारे पास कोई पर्याप्त एविडेंस नहीं है, इसलिए हम इसके खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्यों हो गया? आज तक एक भी आरोपी इन्होंने जो है कन्विक्ट करके पकड़ा नहीं है। 2024 के उसमें 2 साल हो गए, आज तक एक भी नहीं बता पाएंगे के शर्मा जी कि भाई धर्मेंद्र प्रधान ने 2024 के पेपर लीक पे सदन में कहा और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में कहा कि भाई पेपर लीक तो हुआ ही नहीं है, जिसका आपने भी यहाँ पे उल्लेख किया था। तो उन्होंने तो भाई यहाँ से पल्ला ही झाड़ दिया कि ऐसा नहीं हुआ, आप खुद यहाँ पे कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि जब तक आप परेशानी को स्वीकार ही नहीं करोगे तो आप उस पर समाधान की बात करोगे कैसे? आज सवाल ये कि ये लोग कहते कि भाई उससे तो होगा क्या, इस्तीफे से आप प्रणाली सिस्टम को दुरुस्त करिए ना। सवाल छात्र ये पूछ रहे हैं कि आप सिस्टम को दुरुस्त करेंगे कैसे? आपका रोड मैप क्या है? आपका रोड मैप ये है कि जब सीबीएसई ने ओएसएम की गड़बड़ी की, उस डायरेक्टर को आपने एग्रीकल्चर का सेक्रेटरी बना दिया, तब सिस्टम को ऐसे दुरुस्त करेंगे?